हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में। देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी जो डिजीज काउजिंग पैथोजन जो भी है उससे फाइट करने की एबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि किसी की इम्यूनिटी हाई है, किसी की इम्यूनिटी लो है, तो जिसकी इम्यूनिटी हाई है उससे मतलब जो भी डिजीज काउजिंग पैथोजन है उससे लड़ने की जो भी हमें फाइटिंग एबिलिटी है वो उसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा सारा जो खेल है क्या है? इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी, different type of ability of body, one second, body to fight with disease causing पैथोजन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं जो इम्यूनिटी क्या है हमारा हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ डिजीज काउजिंग पैथोजन। अब इसको हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो इम्यूनिटी है हमारा, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है हमने, इन्नेट और दूसरा एक्वायर। इन्नेट और एक्वायर। अब चलिए इन दोनों के बारे में समझते हैं पहले, इन्नेट और एक्वायर्ड क्या है। देखो, इन्नेट क्या है? जो बाई बर्थ हमें मिला है, ठीक है, जो बाई बर्थ हमें एक्वायर किया है उसको क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। और आफ्टर बर्थ जो इन्वायरमेंट से हमने गेन किया उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको समझेंगे हम लोग डिटेल्स में आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। अब देखो, दोनों इम्यूनिटी को हमने क्या लाइन ऑफ डिफेंस के बेसिस पे डिवाइड किया है। अब जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है ना, ये कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जैसे मतलब ये हमें बाई बर्थ मिला है तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमनली सबके लिए वर्क करेगी। मान लो जो जब वायरस अटैक किया, जब बैक्टीरिया ने अटैक किया या जब फंगस अटैक करेगा हमारे बॉडी पे, तो ये सबके लिए क्या करेगा? कॉमनली अटैक करेगा, तो कॉमनली वर्क करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक। और ये एक्वायर्ड जो है ये कैसा है? हमारा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? देखो, मान लो आप कोविड-19 की वैक्सीन लेते हो, ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन लेते हो, तो यह क्या करेगा कि कोविड के अगेंस्ट ही, मतलब कोरोना के अगेंस्ट ही बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करेगा, ठीक है। और भी कोई भी दूसरा जो भी वायरस अटैक करेगा तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा। अगर मान लो इस कोरोना वायरस की अगर स्ट्रेन भी चेंज हो जाए तो उसमें भी ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसी इम्यूनिटी जो किसी मतलब पार्टिकुलर या एंटीजन के अगेंस्ट या किसी पार्टिकुलर स्ट्रेन्स के लिए हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक है ये। अब बात करते हैं हम लोग इन्नेट और एक्वायर्ड के बारे में। यहाँ तो हम लोग समझ गए कि इन्नेट कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है, और एक्वायर्ड कैसा है? स्पेसिफिक है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया कोविड-19 का लेकर। अगर मान लो कोई पूछे कि कितने लाइन ऑफ डिफेंस हो सकते हैं इसके, तो अगर इन्नेट की बात करें तो इसके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वन सेकेंड, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। और ये एक्वायर जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस,
समझा रहा हूँ मैं क्यों हुआ ये इसे। देखो ये देखो लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, जो भी पैथोजन है ना हमारा, पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल, ये डिसकाउजिंग पैथोजन, वो उसके अगेंस्ट में हमने लाइन ऑफ डिफेंस बनाई है। तो सबसे पहले पैथोजन का जो इंटरेक्शन होगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से होगा हमारा, ठीक है। अगर उसके बाद फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से होगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी पैथोजन हमारा बॉडी में इंटर कर गया तो उसके बाद उसका इंटरेक्शन किससे होगा, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसा है, ये कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा है, ये तो नॉन स्पेसिफिक ही है ना, बट इंटरनल होगा। ये समझाऊंगा कैसे बाद में, अभी एक बार समझ लो, आप लोग देख लो पहले। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा होगा, ये भी इंटरनल ही होगा, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी इंटरनल ही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको समझेंगे हम लोग एक एक करके। अब देखो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये कैसा है हमारा, एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल है मतलब जो भी पैथोजन अगर इंटर कर रहा है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले इंटरेक्शन उसका किससे होगा, स्किन से, स्किन से इंटरेक्शन होगा ना, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारा किससे हो सकता है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक से इंटर कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होगा ना, ठीक है। अगर मान लो अगर गट से एंट्री कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे फिर से म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, हमारा फिजिकल इंटरेक्शन होना है पैथोजन का। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, ये एक्सटर्नल सरफेस पर होगा, ठीक है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये सब किसका एग्जांपल है, फिजिकल बैरियर का, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो हमने बैरियर इंक्लूड करने वाले हैं वो क्या है, पहला हो जाएगा उसमें फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ओके। अब फिजिकल बैरियर में हमने क्या क्या देख लिया एग्जांपल, एक है स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। समझाता हूँ इसके बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या इंक्लूड होंगे, इसमें भी क्या है, स्किन एंड देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर में इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी पैथोजन इंटरेक्ट करेगा तो फिजिकल बैरियर से, तो वहाँ पे कुछ सेक्रेशन होगा, मतलब बॉडी का सेक्रेशन। जैसे आई में आया तो वहाँ पे टीयर्स है हमारा, तो अब डायरेक्टली आई के कांटेक्ट में कोई भी आ रहा है पैथोजन या कुछ भी चीज़ आ रहा है, तो कॉर्निया का इंटरेक्शन किससे होगा, एयर से करेगा। तो एयर में क्या है, पैथोजन है हमारा, तो पैथोजन पर इन्फेक्शन नहीं होगा हमारे, क्योंकि वहाँ पे टीयर्स है, और टीयर्स में क्या है हमारा, लाइसोजाइम, ठीक है। अगर मान लो गट से एंट्री कर रहा है तो HCl है। अगर इसके अलावा मान लो कुछ बात करते हैं म्यूकस, इसमें भी लाइसोजाइम होते हैं, म्यूकस इसमें भी क्या है हमारा, लाइसोजाइम। तो ध्यान रखना क्या है कि इंटरेक्शन के अंदर आ गया, तो जैसे टीयर्स हुआ या स्वेट की बात करते हैं, स्वेट, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन में इंक्लूड होंगे। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो भी है क्या क्या, HCl, टीयर्स, सलाइवा, ये सब क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जांपल है, क्योंकि इनके पास क्या है हमारा, लाइसोजाइम है, ठीक है ना। इन सब के पास क्या है, लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम हमें पता है वो क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। अब ये यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था हमारा, नॉन स्पेसिफिक था बट इंटरनल था, पिछले हम लोगों ने देख लिया था, तो उसको आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इंटरनल था हमारा, और ये क्या था, नॉन स्पेसिफिक था। अब समझा रहा हूँ इसके बारे में। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले देखते हैं।
तो जो इंटरनल इंटरेक्शन है, ये इंटरनल इंटरेक्शन है, तो इसमें पहला क्या आएगा, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, ठीक है ना। सेलुलर बैरियर, तो इसमें किस टाइप के सेल आएंगे, नॉन फैगोसाइटिक सेल, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। अगर हम नॉन फैगोसाइटिक सेल्स की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, एक सेकंड, अगर हम नॉन फैगोसाइटिक सेल की बात करें तो एनके सेल या नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं, ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। स्पेशली जो कैंसर होता है या वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है उसके अगेंस्ट में ये बेस्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में बेहतर तरीके से ये वर्क करते हैं। पर किसी भी टाइप का बॉडी में कैंसर हो, किसी भी टाइप का बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो, कैंसर या वायरल इन्फेक्शन हो बॉडी में किसी भी तरह का, तो उसमें ये कॉमनली वर्क करेगा सबके लिए, इसलिए ये क्या है, हमारा नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग फैगोसाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे, ये हमारा नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हो गया। अब फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। ये हो गया हमारा फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। अब देखो फैगोसाइटिक सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, या तो ब्लड में भी, ठीक है, ब्लड में भी हो सकते हैं और टिश्यू में भी, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू में। अगर ब्लड की बात करें हम, ये हमारा हो गया, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ब्लड ये हो गया हमारा टिश्यू, ठीक है। अब देखो ब्लड में जो हम लोग टर्म यूज़ करने वाले हैं ये किसके लिए है, ये मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसका नेम क्या है, PMNC, मतलब पोलीमोर्फो, न्यूट्रोफिल में जो होता है क्या है, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल। ये हमारा नेम से ही समझ आ रहा है, मतलब जिसके न्यूक्लियस में क्या है, पोलीमोर्फो कंडीशन, मीन्स टेट्रा न्यूक्लियस हो सकता है, पेंटा न्यूक्लियस, हेक्सा न्यूक्लियस, हेप्टा न्यूक्लियस, इसलिए मतलब पोलीमोर्फो इसको बोल रहा है। अब अगर टिश्यू की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के मैक्रोफेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल सेल में है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल सेल में क्या बोलते हैं, हिस्टोसाइट्स, समझ आ रहा है ना, हिस्टोसाइट्स। अगर मान लो नॉर्मल बोन्स की बात करें, बोन्स में क्या बोलते हैं उसको, ओस्टियोब्लास्ट। अगर कार्टिलेज में तो क्या वर्ड यूज करते हैं, कोंड्रोब्लास्ट, ठीक है। अगर वही चीज़ लीवर में है तो क्या बोलते हैं उसको, कफर सेल। यहाँ तक समझ गए। अब देखो मतलब ये मैक्रोफेज बॉडी में हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, और स्कैवेंजर ऑफ बॉडी, मतलब ये क्लीनिंग का काम करते हैं बॉडी में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो सेकंड, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ना। तो सेकंड लाइन ऑफ बैरियर में जो भी है, जैसे इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन भी हमारा नॉन स्पेसिफिक बैरियर में ही है, क्योंकि अब पता होना चाहिए हमें कि जो इन्फ्लामेशन है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ नीचे, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, क्या क्या है, फीवर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ओके, साइटोकाइन बैरियर हो गया, सबके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। साइटोकाइन बैरियर, अब देखो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन की बात करते हैं यहाँ पे। इन्फ्लामेशन, अब देखो समझेंगे इसको डिटेल्स में पूरा।
ये मान लो हमारा सेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंजरी हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंजरी हुआ तो यहाँ पे बैक्टीरिया या आउटर पैथोजन जो है वो एंट्री करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वो एंट्री करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा समझते हैं। इंज्यूर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेगी, ये इंज्यूर्ड टिश्यू है वो क्या रिलीज करेगी, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज की कौन, इंज्यूर्ड टिश्यू इसने क्या रिलीज किया, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन दो वर्क करता है, इसका दो फंक्शन है, ठीक है, इसका जानना बहुत जरूरी है। अब ये स्टिमुलेट करता है किसको, एक तो स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट पेन रिसेप्टर को, इसलिए जहाँ पे भी इंजरी होता है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स को। और उसके बाद दूसरा वर्क क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मास्ट सेल्स को, ठीक है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। अब ये मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा हमारा बॉडी में, हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन रिलीज करेगा। अब मास्ट सेल बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज किया तो हिस्टामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के लिए। तो जितने भी नॉर्मल ब्लड वेसल है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे जो भी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है उसको क्या कर देगा, ये डायलेट कर देगा, ठीक है। अब जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे ब्लड वेसल का डायलेशन किसकी वजह से हुआ, हिस्टामाइन की वजह से, ठीक है। तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझते हैं इसको, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये इंजर्ड एरिया में क्या होगा, स्वेलिंग आ गया, ठीक है। तो ब्लड में जितना भी फ्लूइड है, ब्लड में जो भी फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे मीडियम से बाहर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है ना, वो मीडियम से बाहर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। ये फ्लूइड है, डाइलेटेशन के बाद फ्लूइड जो है वो मीडियम से बाहर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जिसके चलते वहाँ स्वेलिंग आ गई, ठीक है। तो जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर वेसोडाइलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा हिस्टामाइन, ठीक है ना, हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल है। अब ब्लड वेसल डायलेट हुआ तो उसके अंदर कौन है, यहाँ पे हमारा WBC है, ठीक है, मान लो यहाँ पे WBC है। ये WBC अब क्या अमीबॉयडल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हमें ये मालूम है। तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करके कैपिलरी में जो गैप है ना स्ट्रेचिंग की डायलेटेशन की वजह से, वहाँ से निकल कर कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ साइट ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ इंजरी की तरफ ये जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इनको, अब अमीबॉयडल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, WBC जो है वो अमीबॉयडल मूवमेंट, क्यों, ये कैपिलरी के जो गैप की वजह से वहाँ से अमीबॉयडल मूवमेंट करके कहाँ पहुँच गया, साइट ऑफ इन्फेक्शन को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायापिडेसिस, ठीक है, डायापिडेसिस बोलते हैं इसको। डायापिडेसिस मतलब क्या है, अमीबॉयडल मूवमेंट ऑफ WBC। अब ये WBC वहाँ पे पहुँच गया इंजर्ड एरिया में, तो उसको क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, उसको फैगोसाइटोसिस कर देगा, ठीक है ना। तो हम बात करें जब भी इंजरी होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। फिर से यहाँ से देखते हैं, जब भी इंजरी होगी तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का दो फंक्शन है, पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और मास्ट सेल को रिलीज करेगा। अब मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामाइन, मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया तो हिस्टामाइन रिलीज हुआ। हिस्टामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसोडाइलेशन के लिए। तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्लूइड का, जिसके चलते वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और WBC जो भी है उसके मोमेंट को क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस। अब देखो ये टॉक्सिन जो भी रिलीज करता है WBC,
और पैथोजन इनको मूवमेंट मिलेगा, और टॉक्सिन की वजह से डब्ल्यूबीसी उस एरिया में मूव करेंगे। यहाँ पे जो भी टॉक्सिन रिलीज हुआ, पैथोजन जो टॉक्सिन रिलीज किया, उस टॉक्सिन की वजह से डब्ल्यूबीसी उस एरिया में मूव करता है और इनको फैगोसाइटिक करेंगे। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायापिडेसिस। अब देखो, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नॉन स्पेसिफिक क्यों है और इंटरनल क्यों है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लामेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर, ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। फीवर क्या है, देखो ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी एंड पैथोजन, पैथोजन जब भी इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जब भी इनके बीच में फाइट होगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखते हैं। जब भी इनके बीच में फाइट हुई तो जो डेड मटेरियल है, जो भी पस है इन दोनों का, ये पैथोजन का भी और ये डब्ल्यूबीसी का भी, दोनों का जो पस है, जैसे पैथोजन ने क्या रिलीज किया, टॉक्सिन्स, और डब्ल्यूबीसी क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन, ठीक है, इंटरल्यूकिन, और ये पैथोजन ने क्या रिलीज किया, टॉक्सिन, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजेंस, ठीक है ना। तो जब भी फाइट होगा डब्ल्यूबीसी और पैथोजन के बारे में, तो ये पायरोजेंस रिलीज होगा कैसे भी, ठीक है। तो अब ये पायरोजन क्या वर्क करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। पायरोजन क्या किया, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, और हाइपोथैलेमस हमारे क्या है, बॉडी का थर्मोस्टेट, मतलब टेम्परेचर रेगुलेटर है। ये तो मालूम है हम लोगों को 11th क्लास से ही कि हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर है। तो इसकी वजह से जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा। इसकी वजह से जो भी क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जो कि टेम्परेचर की वजह से माइक्रोब्स के अंदर जो एंजाइम है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जिसके चलते एक्टिविटी जो भी है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो फीवर आता है तो हमारा टेस्ट भी बिगड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके एंजाइम जो सप्रेस कर रहे हैं उसके चलते हमारे बॉडी के एंजाइम पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से टेस्ट बिगड़ जाता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, एंटी पायरेटिक। ये क्या करता है, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, तो ये फीवर को डाउन कर देता है। यहाँ तक समझ आया क्या। अब देखते हैं साइटोकाइन बैरियर के बारे में, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो साइटोकाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें इंटरफेरोन्स के बारे में बात करेंगे, इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, आइए समझते हैं। देखो मान लो ये एक सेल है, ये भी एक मान लो सेल है, ठीक है। अब देखो मान लो इस सेल के अंदर वायरल इन्फेक्शन है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब भी मान लो न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा। 1 सेकंड, मैं डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारा ये डीएनए है, ठीक है।
तो जब भी मान लो कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो अपने जीनोम को क्या करेगा, वो अपने जीनोम को क्या करेगा, इंटर करा देगा इसमें, ठीक है, अपने जीनोम को इंटर करा देगा। अब ये जीनोम क्या करेगा, हमारे जीनोम के साथ जुड़ के वायरस इन्फेक्टेड सेल बना देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा डीएनए हो गया, और ये एक वायरल डीएनए हो गया जो इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो इसके चलते हमारा ये क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब देखो, अब ये वायरस अपने प्रोटीन को हमारे होस्ट सेल में जो है बनाना स्टार्ट कर देगा। इससे हमारी सेल आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना, तो उस कंडीशन में हमारा डीएनए कुछ खास तरह के प्रोटीन, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है और रिलीज करता है क्या, इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही रिलीज करती है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्या रिलीज किया, इंटरफेरोन्स, ठीक है ना। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ने रिलीज किया, ठीक है ना, रिलीज किया वायरस इन्फेक्टेड सेल ने। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो उसके अगल बगल भी सेल है, ठीक है ना, उसके आसपास में जितने भी सेल हैं उसको हमें इन्फेक्शन से बचाना है ना, उसको जो भी कैसे भी प्रोटेक्शन करना है उसके अगल बगल के सेल को। तो अब देखो, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया, तो अब जो भी उसके अगल बगल सेल है उसको वायरस के प्रोटेक्शन से बचाना है। तो उसके वायरस से प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि वायरस को किल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग है, तो उसके रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को रोकना है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इंटरफेरोन सिग्नल भेजेगा जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है ना। ये जो इंटरफेरेंस है, ये सिग्नल भेजा किसको, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको, ठीक है ना। ये सिग्नल भेजा, तो सिग्नल भेजेगा, तो ये जब डीएनए के पास सिग्नल पहुंचा इंटरफेरेंस का, तो डीएनए प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटी वायरल प्रोटीन। ये कैसा है, नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल सेल है और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज किया, जैसे ही इंटरफेरेंस का वहाँ पे सिग्नल पहुँचा तो डीएनए ने प्रोड्यूस किया एंटी वायरल प्रोटीन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, TIP, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन को क्या कर देगा, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट कर दिया। यहाँ तक समझ गए। तो अब यानी जो भी इसके बाद जब भी वायरस आएगा तो ये प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। जब भी कोई वायरस अटैक करेगा, कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा, वो फर्दर जो भी उसके अगल बगल में जो भी सेल्स हो गए उसको ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मीन्स सेल प्रोटेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या कर रहा है, जो भी उसके अगल बगल में सेल्स है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।